यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विश्व इतिहास का सबसे ताकतवर तरीन देश। मैं आपको बता दूं, आज के समय में ये देश दुनिया का सबसे अमीर देश है जीडीपी के हिसाब से। वहीं पे ये देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश है मिलिट्री के हिसाब से। वहीं पे मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितना भी आज तक आपको कल्चरल इन्फ्लुएंस देखा है, उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस अमेरिकन कल्चर का देखने को मिलता है। हॉलीवुड हो या फिर यहाँ पे हो अमेरिकन ड्रामा, उसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलता है। अमेरिका दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो पूरी दुनिया से इतना हटके है और उसके बाद भी पूरी दुनिया पे सबसे ज़्यादा पकड़ रखते हैं। आज के जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका का ताकत इतना ज़्यादा है कि वो किसी भी देश का किस्मत बदल सकता है या किसी भी बदले हुए किस्मत देश को पूरी तरीके से बर्बाद भी कर सकता है। अमेरिका जो है दुनिया का सबसे ताकतवर देश होने के साथ साथ इसकी करेंसी दुनिया के सबसे पावरफुल करेंसी में से एक है। लेकिन ये देश हमेशा से इतना ताकतवर नहीं था। एक समय में ये देश भारत की तरह ही अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। ना सिर्फ अंग्रेजों का बल्कि ये स्पेन और फ्रांस का भी गुलाम था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संपूर्ण अमेरिकन रेवोल्यूशन के पूरे इतिहास को, अमेरिकन रेवोल्यूशन तक का इतिहास को जानेंगे। उसके बाद जो है अमेरिकन सिविल वार, उसके बाद अमेरिकन मैक्सिकन वार, उसके बाद अमेरिकन और ब्रिटिश जो अमेरिकन और कैनेडियन वार था, सेकेंड ब्रिटिश अमेरिकन वार भी इसको कहा जाता है, इसके बारे में भी जानेंगे। आप लोग देख रहे हैं हमारा एक नया और बेहद ही बेहतरीन शो कल की बात है। इसमें हम हिस्टोरिकल टॉपिक पे डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो आज हम जानेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में, अमेरिकन रेवोल्यूशन कैसे शुरुआत हुआ, पूरे अमेरिका के इतिहास के बारे में और इससे दुनिया पे क्या क्या प्रभाव पड़ा, सभी चीज जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका का इतिहास लगभग 15वीं शताब्दी से शुरू होता है। उस समय में यूरोप के अंदर में जो है इंडिया और चीन को खोजे जाने का लहर शुरू हो चुका था, क्योंकि यूरोपीय, मैं आपको बता दूं, वो इंडिया और चीन के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर उसमें काफ़ी ताकतवर हो चुका था और वो जो है वो एशिया और जो इंडिया या फिर बात करें या चाइना को जो है यहाँ पे यूरोप के साथ जोड़ता था, उस जगह पे पूरी तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर चुका था। उसी कारण से अब कोई भी यूरोपियन कंट्री बेहद ही आसानी से इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। इस समस्या को देखते हुए अब यहाँ पे यूरोप में ये चर्चा शुरू हो चुका था कि किसी भी तरीके से समुद्र के जरिए इंडिया तक का पहुँचने का रास्ता खोजा जाए और उसमें हर एक यूरोपियन पावर जो है अपने नाविक को इस रास्ते को खोजने के लिए भेजा। उसी समय में दोस्तों स्पेन की रानी इजाबेथ ने भी अपने नाविक को भेजा, जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने लोगों के साथ मिलकर 3 अगस्त 1492 में अपनी यात्रा को शुरू किया। ये यात्रा बेहद ही खतरनाक था, क्योंकि उस समय में ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि पूरा धरती गोल नहीं बल्कि चपटी है और इसी कारण से जो कोई भी समुद्र के जरिए जाएगा तो एक जगह के बाद वो नीचे गिर जाएगा और इसी कारण से कोई भी यहाँ पे समुद्र में जाने का हिम्मत नहीं किया करता था। और क्रिस्टोफर कोलंबस का ये मानना था कि धरती गोल है और इसी चीज को विश्वास को रखते हुए उसने 3 अगस्त को अपनी यात्रा को शुरू किया। उसके बाद उन्होंने 12 अक्टूबर सन 1492 को एक भूमि पर पहुंचे। वो भूमि काफी खूबसूरत था और आज के समय में जिसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हुए उन्हीं भूमि पे पहुंचे थे। और जब वो वहाँ पे पहुंचे तो उनको लगा कि वो इंडिया पहुंच चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, वहाँ के लोगों को जब उन्होंने देखा तो उनका नाम रेड इंडियंस दिया और उसके बाद वो जो है यूरोप वापस आए। उसके बाद मैं आपको बता दूं, पूरे यूरोप में ये बात जंगल में आग लगने की तरफ फैल गया तेजी से कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने इंडिया का खोज कर लिया है। बाद में यूरोपियन को ये बात पता चल गया कि ये जो भूमि खोजा गया है वो इंडिया नहीं है बल्कि एक नया दुनिया है। इसी कारण से उस समय यूरोप में इसको न्यू वर्ल्ड की तरह देखा जा रहा था और सारे के सारे यूरोपियन ताकत जो थे वो अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ाना चाह रहे थे। इसमें आप सबसे आगे आपको उस समय में स्पेन देखा करता था। आज भी आप स्पेनिश एम्पायर को देखेंगे, स्पेन का जो है मैक्सिमम इन्फ्लुएंस आपको लैटिन अमेरिका में आपको देखने को मिलता था। मैक्सिको से लेकर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अर्जेंटीना, चिली, सारा का सारा जो देश है ये सब के सब स्पेन का उस समय में कॉलोनी हुआ करता था। और उस समय में जो है नॉर्थ अमेरिका में भी अमेरिका का भी ज़्यादातर हिस्सा स्पेन के ही कंट्रोल में था। उसके बाद दूसरा सबसे ताकतवर देश था यहाँ पे फ्रांस, जो कि कनाडा और अमेरिका के लुसियाना स्टेट पे अपना कंट्रोल रखता था। और उसके बाद ब्रिटिश था। ब्रिटिश ने भी सन 1600 से लेकर 1660 तक यहाँ पे
अमेरिका में 13 अपनी कॉलोनी को बसाया, जिसको आज हम यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का स्टार्टिंग मानते हैं, और यहीं से अमेरिकन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। तब जो हमारा पूरा फोकस होने वाला है वो यहाँ पे अमेरिका के 13 ये कॉलोनी है उसी पे होगा, क्योंकि यहीं से रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। दोस्तों अगर हम बात करें अमेरिका की 13 कॉलोनी के अंदर में, तो यहाँ पे आपको यूरोप से आए हुए लोग देखने को मिल जाते थे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक खास बात आपको ध्यान रखना है, ज्यादातर दुनिया में जब भी यहाँ पे आप रेवोल्यूशन या आज़ादी का नाम सुनते हैं तो आपको लगता है कि वहाँ के लोगों ने वहाँ के सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, कॉलोनी के खिलाफ, और आज़ादी हासिल कर लिया। अमेरिका के केस में थोड़ा सा अलग था। जैसे कि हम इंडियन जो है उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और अपने देश को आज़ादी लिया। यहाँ पे हम लोग जो है मूल इंडियन ही है, बल्कि हम कोई यूरोपियन नहीं है। लेकिन वहीं पे अमेरिका का खास बात ये था कि जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ यहाँ पे विद्रोह किया वो सब भी ब्रिटिश लोग ही थे जो कि अमेरिका में बस चुके थे। उनमें से ज़्यादातर यूरोप से तब वो लोग आके ज़्यादा अमेरिका में बसते थे जो वहाँ पे या तो क्रिमिनल थे या फिर जो धार्मिक विचारधारा से यूरोप के साथ नहीं मिलते थे, जो कि बुद्धिजीवी थे। उन सब का जहाँ पे यूरोप में निवास नहीं हो पा रहा था, वो सब के सब अमेरिका में आके बस गए। उस समय में तो मजबूरी में आए थे, लेकिन बाद में जब वहाँ पे अमेरिका में फर्टाइल लैंड को देखे, और वहाँ पे मैं आपको बता दूं वहाँ यहाँ पे मछली पकड़ने का पूरा एक इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया। उस समय के बाद आपको बता दूं काफी सारे यूरोपियन यहाँ पे नौकरी और बेहतरीन लाइफ स्टाइल के लिए भी अमेरिका में आके बसने लगे थे। और उस समय में यहाँ पे कि यूरोपियन लोग आके बसे थे, जब उनका धीरे धीरे करके नई पीढ़ी आने लगा 3-4 जनरेशन के बाद, वो लोग खुद को ज्यादातर अमेरिकी मानने लगे थे, ना कि ब्रिटिश या यूरोपियन। हालांकि वो अभी भी यूरोपियन कंट्रोल में ही थे, लेकिन उनके अंदर में कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का भावना जागने लगा। दोस्तों उस समय में यहाँ पे ब्रिटिश के खिलाफ हालांकि लोगों के मन में गुस्सा तो था, लेकिन कोई विद्रोह का भावना नहीं था। लेकिन सन 1750 के बाद यहाँ पे काफी कुछ बदलाव देखने को मिला। खास करके अमेरिकन रेवोल्यूशन में जो सबसे ज्यादा प्रभाव डाला वो सन 1765 में ब्रिटिश का नेविगेशन एक्ट था। उस एक्ट के तहत ये था कि जितना भी अंग्रेज का कॉलोनी है, जैसे कि एशिया में, अमेरिका में या अफ्रीका में, उन सब के लिए ये बात मैं आपको बता दूं मैंडेटरी कर दिया गया था, यानी कि सबको फॉलो ही करना है। उनको जितना भी अपने सामान को एक्सपोर्ट करना है वो सब के सब यूरोपियन, खास करके जो है इंग्लिश वेसल्स में ही करना है। यानी ब्रिटेन के जो वेसल्स है, ब्रिटेन के जो शिप्स है, उन्हीं से उनको एक्सपोर्ट करना है। और साथ ही साथ उनका जितना भी मटेरियल है वो सबसे पहले इंग्लैंड के पोर्ट पे जाएगा, उसके बाद वो उसको जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाएगा। इससे उनका खर्चा कहीं ना कहीं बढ़ने लगा और ब्रिटिश जो कंपनी सब था शिपिंग इंडस्ट्री का, वो सभी अमेरिकी से काफ़ी ज़्यादा पैसा चार्ज करते थे। और कहीं ना कहीं तब यूरोपियंस और मैं आपको बता दूं अमेरिकन के बीच में जो है एक भेदभाव का भावना जागने लगा, एक दूसरे के प्रति गुस्सा भी जागने लगा। उस समय में अमेरिकी ये सोचने लगे थे कि अगर ब्रिटिश यहाँ से चले जाए तो हमारे लिए कितना ज्यादा यहाँ पे उन्नति का रास्ता खुल जाएगा, हम आजाद होंगे। उसी के साथ साथ हम अपने सामान को कभी भी किसी भी देश में बेहद आसानी से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे यूरोपियन और अमेरिकन के बीच में उसी समय से भेदभाव का भावना के कारण से आम अमेरिकी अब आजादी के लिए सोचने लगे थे। तो लोगों के मन में पहले से ही ब्रिटिश के खिलाफ गुस्सा था और बचा खुचा कसर जो था, वहां पे ब्रिटिश ने एक और एक्ट को पास कर दिया। वो एक्ट था यहाँ पे शुगर, कॉटन, इंडिगो और यहाँ पे चाय पत्ती जो है, इसका व्यापार अब अमेरिकी लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के साथ ही करेंगे। यानी कि ये एक्सपोर्ट अपना सामान और किसी देश को नहीं कर सकते, ये सारा का सारा सामान सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश को करेंगे। अब यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो गया, क्योंकि ब्रिटिश के लोग जो थे वो अमेरिकन से इस चीज़ को कौड़ियों के भाव खरीदते थे और उसके बाद वो लोग इसे मैन्युफैक्चर करके अमेरिकी को ही बेच दिया करते थे। अब इससे कहीं ना कहीं अमेरिका का जो इंडस्ट्री था वो तबाह होना शुरू हो गया, अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को लग रहा था कि ये अमेरिकी लोग जो हैं उनके कानून को फॉलो नहीं कर रहे, इस कारण से उन्होंने रेनफोर्समेंट एक्ट को पास किया। इस एक्ट के तहत यहाँ पे पूरी तरीके से अमेरिकन लोगों को इस बात के लिए बोला गया कि आप लोग ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कानून को ही फॉलो करेंगे और आप यहाँ पे स्मगलिंग वगैरह करके यहाँ पे दुनिया के किसी भी और देश में अपने सामान को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आपको सारा का सारा जो खास करके जो शुगर सब है इसको ब्रिटिश को ही बेचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अब यहाँ पे लोगों के मन में जो है ब्रिटेन के खिलाफ जो है विद्रोह का भावना जाग चुका था। दोस्तों अब बचा खुचा जो यहाँ पे लोगों के बीच में यहाँ पे ब्रिटेन के प्रति प्रेम था वो खत्म कर दिया ब्रिटिश के 3 और नए एक्ट ने। सबसे पहला आयरन एक्ट। आयरन एक्ट के तहत ये था कि ब्रिटेन से जितना भी आयरन है
वो सब अमेरिकी लोग इंपोर्ट करेंगे और अमेरिकी लोग अपने देश में जो है यहाँ पे आयरन का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं उस समय में अमेरिका में आयरन का खदान मिल चुका था, उसके बाद भी उन्हें अब अमेरिका से ही इंपोर्ट करना था। उसके बाद मैं आपको बता दूं दूसरा एक्ट था यहाँ पे हैट एक्ट, उसके तहत यहाँ पे सभी अमेरिकी लोगों को ब्रिटेन से ही टोपी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और तीसरा एक्ट था यहाँ पे जो ठंडे कपड़े हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो अमेरिका में काफी ठंड पड़ता है, ये ठंडे कपड़े भी उनको जो है ब्रिटेन से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो अपने देश में उत्पादन नहीं कर सकते और किसी और देश से इंपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। और इसको देखने के बाद आम अमेरिकी अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे ब्रिटेन के खिलाफ। दोस्तों इस सब से परेशान होकर 1754 में बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका आप फोटो देख रहे होंगे, इनका फोटो आपको अमेरिका के $100 के नोट पे भी देखने को मिल जाएगा। उन्होंने 13 कॉलोनी को आपस में बुला के मीटिंग किया, जहाँ पे उस समय उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ रेवोल्यूशन करने के बाद किया। तो उस समय में सारे के सारे जो ब्रिटिश, मैं आपको बता दूं, खिलाफ रेवोल्यूशन करने लोग आए थे, वो लोग एक चीज को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न थे, वो इस बात को लेकर कि फ्रांस को लेकर। आप लोग जानते होंगे उसमें फ्रांस को पूरा लुसियाना पे कंट्रोल था। लुसियाना एक काफी बड़ा भूभाग था और उनको इस बात को कहीं ना कहीं एहसास था कि अगर वो ब्रिटेन से आज़ादी लेंगे तो उन पे जो है फ्रांस कब्जा कर लेगा। और फ्रांस उस समय में काफी ज्यादा उसका स्थिति खराब। दोस्तों इससे आम अमेरिकी का भी स्थिति काफी ज्यादा खराब हो जाता, क्योंकि फ्रांस के मोनार्क उस समय में अलग ही दुनिया में जी रहे थे। इस कारण से कहीं न कहीं वो लोग अब रेवोल्यूशन करने से तो पीछे हो रहे थे, क्योंकि कम से कम ब्रिटेन के साथ रहने से उनका कोई इकोनॉमिक उतना ज्यादा लॉस नहीं था जितना उनका फ्रांस के साथ रहने से होने वाला था। दोस्तों अमेरिकी लोगों के आजादी के लिए आखिरी चोट यहाँ पे सन 1756 में यहाँ पे 7 ईयर ऑफ वॉर का काम किया। 7 ईयर ऑफ वॉर में आपको बता दूं फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में युद्ध हुआ। उसके दौरान 7 सालों तक एक बेहद ही खतरनाक युद्ध हुआ। इस युद्ध के खत्म हो जाने के बाद ब्रिटिश लोगों ने अमेरिकी लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया, क्योंकि तुम लोगों के बचाने के लिए मैंने युद्ध किया था और इस कारण से तुम लोगों को जो है यहाँ पे जितना भी युद्ध में पैसा खर्च हुआ उस सबको भी पे करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे लोगों ने कहीं न कहीं ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। दोस्तों उस समय में तो ब्रिटिश ने काफी सारे एक्ट अमेरिका पे लगा दिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव डाला वो एक्ट था यहाँ पे स्टाम्प एक्ट। उस समय में ब्रिटिश ने कानून बनाया जिसके तहत अब यहाँ पे अमेरिका में छपने वाले अखबार से लेकर हर एक लीगल पेपर पे यहाँ पे मैं आपको बता दूं ब्रिटिश एक्ट के तहत ब्रिटिश का स्टाम्प होना जरूरी था। और इससे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा पढ़े लिखे लोगों पे। और कहीं ना कहीं अब उन लोगों ने एक नया यहाँ पे मैं आपको बता दूं यहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके तहत ये था कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अब हम टैक्स तभी देंगे जब हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होगा। और इसके बाद कहीं ना कहीं ब्रिटिश और अमेरिकी के बीच में जो है युद्ध का स्थिति बन चुका था, एक आखिरी युद्ध भी, जिसके बाद एक नए देश का जन्म होने वाला था जो भविष्य में जाके धरती का सबसे ताकतवर देश बनेगा। दोस्तों इन सब विद्रोह के बीच में ही सन 1765 में एक न्यू ग्रुप को फॉर्म किया गया जिसका नाम था सन ऑफ लिबर्टी। दोस्तों जिनके लीडर थे सैमुअल एडम्स, जो कि ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए भी तैयार थे। उसके बाद यहाँ पे प्रेशर में आके ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे स्टाम्प एक्ट को खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये बात साफ साफ कर दिया कि अब भी यहाँ पे अमेरिका पे मैं आपको बता दूं जो है यहाँ पे किंग जॉर्ज का ही कंट्रोल होगा। वो किसी भी एक्ट को कभी भी पास कर सकते हैं और कभी भी खत्म कर सकते हैं, यानी कि अभी भी अमेरिकी लोगों के पास कोई भी आज़ादी नहीं है, बस वो एक्ट को भी खत्म कर रहे हैं। दोस्तों उसके बाद थोड़े दिनों तक अमेरिका में शांति बना रहा। उसके बाद फिर से यहाँ पे ब्रिटिश ने एक एक्ट को पास कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटेन से मैं आपको बता दूं अमेरिकी को हर एक बेसिक चीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा और यहाँ तक कि खाने पीने वाले जैसे बेसिक चीजों पर भी टैक्स लगा दिया गया। उसके बाद आम अमेरिकी जो है इस चीज को देखते हुए अब वो लोग पूरे तरीके से विद्रोह के लिए तैयार थे और वो लोग बोस्टन में आके 5 मार्च 1770 को वो सब एक साथ यहाँ पे बोस्टन में ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये प्रोटेस्ट काफी हिंसक हो चुका था। उसी समय में मैं आपको बता दूं यहाँ पे ब्रिटिश सैनिकों ने अमेरिकियों पे गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे 5 अमेरिकियों का मृत्यु हुआ। उसको ही आज के समय हम लोग पढ़ते हैं बोस्टन मैसेकर के नाम से। ये घटना पूरे अमेरिका में
काफ़ी तेज़ी से फैल गया और उसके बाद तो अमेरिकी लोग अब पूरे तरीके से ही, मैं आपको बता दूं, अपने आज़ादी के लिए अब तैयार हो चुके थे। अब उनका यही मानना था कि अब आर या पार, या तो अमेरिका अब आज़ाद होगा या फिर अब अमेरिका जैसा कोई जगह ही नहीं होगा। दोस्तों उसी समय में लॉर्ड नॉर्थ जो है ब्रिटेन के नए पीएम बनते हैं और वो अमेरिका में जितना भी एक्ट था उन्होंने सारे के सारे एक्ट को हालांकि खत्म कर दिया, लेकिन वो टी एक्ट को आज भी एक्टिव किए थे। मैं आपको बता दूं उस दौरान यूरोप और अमेरिका नहीं बल्कि पूरे के पूरे जो अमेरिकन या यूरोपियन जितने भी थे या फिर बात करें एशिया में भी टी का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल हुआ करता था। उस समय में यूरोपियन बिना खाने के तो रह सकते थे कि बिना चाय का वो लोग रह नहीं सकते थे। और कहीं न कहीं मैं आपको बता दूं ये एक्ट जो है यहाँ पे आम अमेरिकी को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव कर रहा था। इसमें आपको मैं बता दूं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टैक्स लगाया गया था टी के ऊपर। दोस्तों उसी दौरान मैं आपको बता दूं इस घटना का आप लोगों ने काफ़ी नाम सुना होगा। उसके बाद जो है अमेरिकी लोग काफ़ी गुस्सा हो गया। वो लोग अब सिंपल तरीके से मान चुके थे कि अब हम यहाँ पे अमेरिका के जितने भी 13 कॉलोनी है उसमें कोई भी यहाँ पे चाय वाले शिप को आने ही नहीं देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूं बॉस्टन के जो गवर्नर थे उन्होंने कहा 16 दिसंबर सन 1773 को बॉस्टन के अंदर में चाय का शिप आएगा और देखते हैं कौन रोकता है। इसके बाद यहाँ पे जितने भी अमेरिकी लोग थे उन्होंने यहाँ पे अमेरिका के मूल निवासी का कपड़ा पहन के शिप पे चढ़ के जितने भी वहाँ पे चाय पत्ती सब था उसको जो है समुद्र के नीचे गिरा दिया। उसको हम काफ़ी पॉपुलर किया गया है, पूरी दुनिया में लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ते भी है। इस घटना को कहा जाता है बॉस्टन टी पार्टी और ये एक टर्निंग पॉइंट था। बोल सकते हैं कि ये युद्ध के अब बिल्कुल आप करीब आके खड़ा हो चुके थे। अब इसके बाद कुछ ही दिनों में युद्ध शुरू होने वाला था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। दोस्तों ये जो घटना घटा था जहाँ पे आम अमेरिकी जो है रेड इंडियन के कपड़ा पहन के ये सब जो है घटना को अंजाम दिए थे, ये सब थे सन ऑफ लिबर्टी ग्रुप के। जी हाँ दोस्तों मेंबर ये लोग सन ऑफ लिबर्टी ग्रुप के मेंबर थे जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कि पूरी तरीके से तैयार थे ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। दोस्तों उस समय में इस घटना को देखने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी। हालांकि उन्हें अब अमेरिकियों के प्रति नरमी रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने और ज़्यादा यहाँ पे एक्ट पास कर दिया, बॉस्टन के पोर्ट को बंद कर दिया और अमेरिकी लोगों को कहा गया कि ये जितना भी घटना घटा है टी पार्टी जो हुआ है इसका हर्जाना जो है अमेरिकी लोग भरेंगे। उसी के साथ साथ जो यहाँ पे सन ऑफ लिबर्टी के जो ग्रुप के मेंबर थे उन सबको भी अरेस्ट करने का मांग किया गया। दोस्तों अब सभी अमेरिकी लोगों को पता चल चुका था कि अब तो युद्ध शुरू हो चुका है। अब उन्होंने अपने जितने भी लोग थे अमेरिकन थे उन सबको एक साथ जंगलों में बुलाना शुरू कर दिया। उन सब ने अपना आपको मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, बंदूकों को इकट्ठा करने लगे और उसी के साथ साथ अब 13 जो कॉलोनी थे उन सब एक साथ आके एक कॉन्टिनेंटल मीटिंग को शुरू किया जो कि 1774 को। इससे पहले मैं आपको बता दूं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी यहाँ पे मीटिंग बुलाई थी, लेकिन वो मीटिंग पूरी तरीके से फेल रहा था। लेकिन अब जो है ये मीटिंग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। दोस्तों इस मीटिंग के दौरान यहाँ पे फ्रांस का भी सपोर्ट मिला अमेरिकी लोगों की, क्योंकि फ्रांस ब्रिटेन से बदला लेना चाहता था 7 ईयर ऑफ वॉर को। और उसके बाद अप्रैल सन 1775 को अमेरिकन रेवोल्यूशन वार का ऑफिशियली स्टार्ट हो गया, जिनका नेतृत्व कर रहे थे जॉर्ज वाशिंगटन। तो इस रेवोल्यूशन को देखते हुए यहाँ पे ब्रिटिश किंग ने भी अपने काफ़ी सारे सैनिक को अमेरिका भेज चुके थे इस रेवोल्यूशन को रोकने के लिए। और आम अमेरिकी भी अब जंग के लिए बिल्कुल तैयार थे जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। दोस्तों ये वॉर लगभग 8 सालों तक चला। एक गोरिल्ला वॉर था जहाँ पे आम अमेरिकी यहाँ पे ब्रिटिश पे हमला करते थे, जीत गए तो ठीक है, हार गए तो जंगलों में जाके छुप जाया करते थे। और ये गोरिल्ला वॉर काफी खतरनाक होता है, ये बात तो आप सभी अच्छे तरीके से जानते ही है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी 13 कॉलोनी में ब्रिटिश लोग जो ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव थे उन सबको यहाँ पे जो है अमेरिकन कॉन्टिनेंट से निकाल दिया गया। और उसके बाद उन सब ने एक फैसला किया अब हम कोई कॉलोनी नहीं है बल्कि हम स्टेट हैं, हम सब एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नाम के देश है। दोस्तों इसके बाद सेकेंड कॉन्टिनेंटल मीटिंग को 4 जुलाई 1775 में फिलाडेल्फिया शहर में बुलाया गया। फिलाडेल्फिया शहर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक एक्ट पास किया गया जिसके तहत अब 13 के 13 कॉलोनी एक साथ यूनियन होकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नाम के देश को फॉर्म कर चुके थे और उन्होंने खुद को ब्रिटिश से अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया।
और इसी दिन को अमेरिका में जो है यहाँ पे रेवोल्यूशनरी डे या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डे के नाम पे मनाया जाता है। और 4 जुलाई अब काफ़ी ज़्यादा करीब भी है, ये बात आप सब अच्छी तरीके से जानते ही हैं। और ये वीडियो आप 4 जुलाई को ही देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे एक मैं आपको बता दूं, डिक्लेरेशन को जिन्होंने जारी किया था उनका नाम था थॉमस जेफरसन, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कुछ अमेरिका किस प्रकार का देश होने वाला है इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा था। दोस्तों इस युद्ध में यहाँ पे बात करें अगर फॉरेन कंट्री का, तो फ्रांस ने अपना पूरा का पूरा ताकत झोंक दिया। उसके साथ स्पेन, नीदरलैंड जैसे कंट्री भी यहाँ पे अमेरिका का ही सपोर्ट कर रहे थे। और कहीं न कहीं इससे अब अमेरिकी जो लोग थे उनके अंदर में ये भावना भी जाग रहा था कि वो इस जंग को जीत जाएंगे। और सेकेंड कॉन्टिनेंटल मीटिंग में जो अमेरिकन कांग्रेस थे उनको ही अमेरिका का टेम्पोररी गवर्नमेंट बना दिया गया था। दोस्तों इस जंग को खत्म किया गया अक्टूबर 1781 को, जब यहाँ पे ब्रिटिश जनरल कॉलोनिस्ट ने यॉर्कटाउन में जॉर्ज वाशिंगटन के सामने सरेंडर किया। और उसके बाद यहाँ पे अमेरिका को एक आज़ाद देश के रूप में फ्रांस और नीदरलैंड ने, स्पेन ने मान्यता दे दिया। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया गया। उसके बाद ब्रिटिश ने भी यहाँ पे अमेरिका को एक आज़ाद देश के रूप में मान्यता दे दिया गया। दोस्तों उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस को साइन किया गया। उसके बाद यहाँ पे जो मैं बता दूं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अमेरिका को एक आज़ाद देश माना और अमेरिका को दुनिया में एक पूरे तरीके से आज़ाद देश के रूप में मान्यता दिया गया। दोस्तों यही था अमेरिकन रेवोल्यूशन का पूरा कहानी। अब आगे हम बहुत कुछ जानेंगे अमेरिका के बारे में और पूरी दुनिया के बारे में, कल की बात है अपने सीरीज के अंतर्गत। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जो प्रभाव पड़ा पूरी दुनिया में वो काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा था। इससे ही प्रभावित होकर फ्रेंच रिवोल्यूशन और कई सारे दुनिया में रिवोल्यूशन आपको देखने को मिला था। इससे कहीं न कहीं लोगों को ये पता चलने लगा कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, बल्कि जो काबिल होगा वो भी राजा बनेगा। क्योंकि इससे पहले पूरी ही दुनिया में जितने भी सरकार थे वहाँ पे राजा ही राज किया करते थे। और ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री था पूरी ही दुनिया के अंदर में। और कहीं न कहीं इसका प्रभाव पूरे के पूरे मानव इतिहास में पड़ा है। और इसी कारण से अमेरिकन रेवोल्यूशन को पूरे के पूरे इंसानी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटना में से एक घटना के रूप में देखा जाता है। आपका क्या कहना है इस पर प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज 4 जुलाई है, आज ही के दिन अमेरिका आज़ाद हुआ था और ये बात तो आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।